हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी जी का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी था, क्योंकि प्रियदर्शिनी नाम उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था और इंदिरा नाम उनके दादाजी ने रखा था। इंदिरा का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू एक सुशिक्षित वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। वो नेहरू जी की इकलौती संतान थी। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रहने वाली प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति भावना थी। उस समय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना भी शामिल था। इंदिरा ने बनाई थी वानरी सेना। इंदिरा गांधी ने वानरी सेना इसलिए बनाई थी ताकि वो उस तरीके से, जैसे कि महाकाव्य में, रामायण में भगवान श्री राम के लिए जो वानर सेना बनी थी, उसने ही लंका को हराने में और रावण को मारने में श्री रामचंद्र जी की मदद की थी ताकि वो सीता जी को छुड़ा ले। जब इंदिरा गांधी 12 वर्ष की थी तो उन्होंने कुछ बच्चों के साथ वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। इसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जो कि बंदर सेना से प्रेरित था। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इस समूह में 60,000 युवा क्रांतिकारियों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने बहुत से आम लोगों को संबोधित किया, झंडे बनाए, संदेश दिए और प्रदर्शन के बारे में जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। इंदिरा गांधी की शिक्षा, इसके बारे में बात करते हैं। इंदिरा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर दिया और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन से भी थोड़ी शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह स्विट्जरलैंड और लंदन में सोमेरविल्ले कॉलेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गई। 1936 में उनकी मां कमला नेहरू का टीबी के कारण डेथ हो गई थी। पढ़ाई के दिनों में ही इंदिरा ने स्विट्जरलैंड में कुछ महीने अपनी बीमार मां के साथ बिताए थे। कमला की मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू भारतीय जेल में थे और इंदिरा गांधी उनके पास नहीं थी। इंदिरा गांधी को अपनी मां को अंतिम बार देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो उनकी इच्छा अधूरी रह गई। इंदिरा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में अपने पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया था। इंदिरा ने पहले अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके पिताजी ने कहा कि तुम पहले जाके महात्मा गांधी जी से इसकी अनुमति लो। महात्मा गांधी जी ने उन्हें बहुत समझाया कि अभी उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत बार इंदिरा के फोर्स करने के बाद गांधी जी इस बात पर शामिल हो गए। वो भी इस बात पे सहमति दे दिए और फिर इन दोनों की शादी कर दी गई। 1941 में जब इनकी शादी हुई तो इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उसके बाद 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। हनीमून के लिए ये दोनों कपल नैनीताल चले गए थे। जैसे ही वो वहाँ से इलाहाबाद वापस आए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 15 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। उसके बाद जब ये 2 पुत्र हुए तो इंदिरा का मनोबल बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया था कि उनके साथ अब उनकी जीवन में इतना ज़्यादा खालीपन नहीं है, एकांत नहीं है। इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से ज़रूर हुआ था, लेकिन फिरोज और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में साथ थे, लेकिन वो पारसी थे, जबकि इंदिरा हिंदू, और उस समय अंतर्जातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। महात्मा गांधी जी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया और ये सार्वजनिक बयान दिया कि जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध भी शामिल था। मैं अपमानजनक पत्रों के लेखकों को अपने गुस्से को कम करने के लिए इस शादी में आकर नवयुगल को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी के पिता जवाहर नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे।
तब इंदिरा अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। उनके दोनों बेटे उनके साथ, लेकिन फ़िरोज़ ने तब इलाहाबाद रुकने का ही निर्णय किया था, क्योंकि फ़िरोज़ तब दी नेशनल हेराल्ड में एडिटर का काम कर रहे थे। इस न्यूज़पेपर को मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। नेहरू परिवार वैसे भी भारत के केंद्र सरकार में मुख्य परिवार थे, इसलिए इंदिरा का राजनीति में आना ज़्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसलिए उनकी देश और यहाँ की राजनीति में रुचि थी। 1951 और 52 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने पति फ़िरोज़ गांधी के लिए बहुत सी चुनावी सभाएं आयोजित की और उनके समर्थन में चलने वाली चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय फ़िरोज़ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। जल्द ही फ़िरोज़ सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टी कृष्णामाचारी का नाम शामिल था। इस तरह फ़िरोज़ राष्ट्रीय स्तर पर की राजनीति की मुख्य धारा में सामने आए और अपने थोड़े से समर्थकों के साथ उन्होंने केंद्र सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन 8 सितंबर 1960 को फ़िरोज़ की हृदयघात से यानी कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, इंदिरा गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया था। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइज़र टीम में शामिल थे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया। हालांकि इंदिरा गांधी का यह सफ़र इतना भी आसान नहीं था। पति से दूर रहने पर पहले तो उनके रिश्ते में दरार आई थी। उन्होंने जैसे इस दरार को भरने की कोशिश की तो पति की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे उन्होंने इस चीज़ को अभी संभाला और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो अब वो पूरी तरीके से टूट गई थी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो पार्टी के नेता मोरारजी देसाई ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने सबको दिखा दिया कि वो किस मिट्टी की बनी है। उनके कामों को देखते हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार तक कह डाला। जब प्रधानमंत्री के रूप में 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतरिम चुनाव में उन्होंने बहुमत से विजय हासिल की और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, तो प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां प्रिंसिपर्स के उन्मूलन के लिए प्रिंसिपल राज्यों के पूर्व शासकों और 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के 1969 राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को पास कराना था। उन्होंने देश में खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाए और देश को परमाणु युग में 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ नेतृत्व किया। भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था 1971 में तो उसमें इंदिरा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वास्तव में जब ये हुआ तो जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएं अपनी स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए बंगाली पूर्वी पाकिस्तान में गईं, उन्होंने 31 मार्च को भयानक हिंसा के खिलाफ बात की, लेकिन प्रतिरोध जारी रहा और लाखों शरणार्थियों ने पड़ोसी देश भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इस शरणार्थी की देखभाल में भारत में संसाधनों का संकट होने लगा। इस कारण देश के भीतर भी तनाव काफ़ी बढ़ गया। हालांकि भारत ने वहां के लिए संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया। स्थिति तब और भी जटिल हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो, जबकि इधर चीन पहले से ही पाकिस्तान को हथियार दे रहा था और भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति, दोस्ती और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आम जन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिनमें हिंदुओं को मुख्य रूप से लक्षित किया गया। लगभग 10 मिलियन पूर्व पाकिस्तानी नागरिक देश से भाग गए और भारत में शरण मांगी। अंततः 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पश्चिमी पाकिस्तान बनाम पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ। पश्चिमी पाकिस्तानी सशस्त्र बल ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इन्होंने आपातकालीन स्थिति को लागू किया तो उस समय इनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नारेबाजी हुई। लोगों का क्रोध इन पर भड़का और ये उस बार चुनाव हार गई, लेकिन फिर इन्होंने हार नहीं मानी। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण ही आपातकाल घोषित किया था।
1977 में प्रारंभ में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा ने चुनाव की घोषणा की। उस समय जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले में इंदिरा का समर्थन नहीं किया। सत्ता उनकी छिन गई और विपक्ष की भूमिका बनने लगी, विपक्ष आने लगा। प्रधानमंत्री के रूप में जब वो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो जनता पार्टी के सहयोगियों के मध्य के अंतरिम संघर्ष का इंदिरा ने फ़ायदा उठाया था। 1981 के सितंबर महीने में एक सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग कर रहा था और इसी आतंकवादी समूह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए इस पवित्र मंदिर में जाने का आदेश दे दिया। सेना ने टैंक और भारी तोपखानों का सहारा लिया। हालांकि सरकार ने इस तरह आतंकवादी खतरे को कम करने की बात की थी, लेकिन इससे कई निर्दोष नागरिकों का जीवन छिन गया। इस ऑपरेशन को भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अद्वितीय त्रासदी के रूप में देखा गया था। हमले के प्रभाव ने देश में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि की। कई सिखों ने विरोध में सशस्त्र और नागरिक प्रशासनिक कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। इन सारे कारणों के होने के बाद इंदिरा गांधी के ऊपर जान का खतरा है, ऐसा कह के उनके यहाँ से जो भी उनके दो सिख गार्ड थे, जो बहुत ही ज़्यादा उनके करीबी थे, जिस पर वो भरोसा करती थी, उन लोगों को हटा दिया गया। क्योंकि इस बार सबको लग रहा था कि इंदिरा गांधी उनके साथ सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने इस बात पे असहमति जाहिर की और फिर से उन गार्डों को अपने पास नौकरी करने के लिए बुलवा लिया। 31 अक्टूबर 1984 को गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और वित सिंह, उन्हीं दो बॉडीगार्डों ने, जिससे कि इंदिरा गांधी ने भरोसा करके वापस अपने पास बुलाया, 31 बुलेट मारकर उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ये घटना सफदरगंज रोड, नई दिल्ली में हुई थी। इंदिरा गांधी बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही संघर्ष के साथ बिताया। जब वो बचपन से बड़ी हुई तो बीमार माँ के साथ अकेली रहीं। उनके पिता के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उनकी माँ के साथ एक भी क्षण बिता सके, क्योंकि उन्हें बार बार उनके क्रांतिकारी आंदोलनों के चलते उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। जब उनके पिता की और पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ काफ़ी अच्छा जीवन बिताने की सोची। लेकिन जब उनके बड़े बेटे का देहांत हो गया, जब उन्हें छोटे बेटे का देहांत हो गया, तब उन्होंने बड़े बेटे को राजनीति में उतारा और उसके बाद उनकी खुद की मृत्यु हो गई। ऐसे उनका जीवन हमेशा संघर्ष में था, लेकिन उन्होंने खुद को पत्थर जैसा बना लिया था। वो अंत तक अपने खून का एक एक कतरा उन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीवनी काफ़ी पसंद आई होगी। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पे बहुत अच्छे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगर अभी आपने इस चैनल पे अगर जाकर आपने स्वामी विवेकानंद की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी उनको भी बायोग्राफी काफ़ी पसंद आएगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।